14 फरवरी 2019 दोपहर के 3:15 जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहा एक लंबा काफिला और अगले कुछ सेकंड में ऐसा धमाका जिसकी गूंज सिर्फ पुलवामा की घाटी में नहीं पूरे भारत के दिल में सुनाई देने वाली थी। लेकिन उस धमाके से पहले भी बहुत कुछ हुआ था। ऐसी सूचनाएं थीं, ऐसे संकेत थे, ऐसे छोटे छोटे फैसले थे जो मिलकर एक बड़े सवाल की ओर इशारा करते हैं। क्या ये टाला जा सकता था? जनवरी 2019 कश्मीर घाटी बर्फ से ढकी हुई थी। भारी हिमपात के कारण कई दिनों तक जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद रहा। सैकड़ों जवान जो छुट्टी से लौट रहे थे या नई तैनाती के लिए जा रहे थे, जम्मू में अटक गए। हर दिन संख्या बढ़ती जा रही थी। कैंपों में इंतजार लंबा होता जा रहा था। उधर खुफिया एजेंसियों को कुछ इनपुट मिल रहे थे। सामान्य अलर्ट, आत्मघाती हमले की संभावना, आईईडी के इस्तेमाल की आशंका, सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाए जाने की चेतावनी। कश्मीर में ऐसी चेतावनियां नई नहीं थी। हर सप्ताह, हर महीने कई संभावित खतरे की सूचनाएं आती थी। हर इनपुट सटीक नहीं होता, हर चेतावनी तुरंत हमले में नहीं बदलती। यही सुरक्षा तंत्र की सबसे कठिन चुनौती होती है। किस संकेत को गंभीर खतरे में बदलना है और किसे सामान्य सतर्कता के दायरे में रखना है। फरवरी की शुरुआत में मौसम धीरे धीरे साफ होने लगा। हाईवे खुला और एक फैसला लिया गया जो परिस्थितियों के लिहाज से व्यावहारिक था, लेकिन बाद में इतिहास का हिस्सा बन गया। 14 फरवरी को एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना होगा। करीब 78 वाहन, लगभग 2500 से अधिक जवान, कई अलग अलग बटालियनों के सैनिक। इनमें से कई जवान अभी कुछ दिन पहले ही अपने घरों से लौटे थे। किसी की शादी हुई थी, किसी की मां बीमार थी, किसी ने छोटे बेटे को पहली बार स्कूल भेजा था, किसी ने पत्नी से कहा था जल्दी लौटूंगा। सुबह लगभग 3:30 बजे काफिला जम्मू से चला। सर्द हवा, लंबा रास्ता और सामने पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़क। सुरक्षा प्रोटोकॉल मौजूद थे। काफिले के आगे और पीछे एस्कॉर्ट वाहन, नियमित अंतराल पर सुरक्षा जांच। लेकिन जम्मू श्रीनगर हाईवे एक जीवंत मार्ग है। इसके किनारे कस्बे हैं, दुकानें हैं, घर हैं। हर मोड़ पर जीवन चलता रहता है। इसे पूरी तरह खाली कर देना हमेशा संभव नहीं होता। इसी दौरान घाटी में एक और कहानी आकार ले रही थी। एक स्थानीय युवक, आदिल अहमद डार, उसका नाम बाद में पूरे देश ने सुना। जांच में सामने आया कि वो एक आत्मघाती हमलावर के रूप में तैयार किया गया था। विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी जिसमें बड़ी मात्रा में आरडीएक्स और अन्य विस्फोटक सामग्री थी। ये तैयारी एक दिन में नहीं हुई थी। इसमें समय लगा था, योजना लगी थी, नेटवर्क लगा था। खुफिया इनपुट में आत्मघाती हमले का संकेत था, लेकिन सटीक तारीख, सटीक स्थान, सटीक लक्ष्य ये स्पष्ट नहीं था। 14 फरवरी की दोपहर काफिला पुलवामा जिले के लेथपुरा क्षेत्र में पहुंचा। सड़क के दोनों ओर पेड़, कुछ दुकानें, कुछ घर। सामान्य सिविलियन ट्रैफिक पूरी तरह बंद नहीं था। सामान्य गतिविधि चल रही थी। दोपहर 3:15 काफिले की एक बस जिसमें सीआरपीएफ के जवान सवार थे आगे बढ़ रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार कार साइड से आई। कुछ सेकंड, बस इतना ही समय था और फिर एक भीषण विस्फोट। आग का गोला, काला धुआं, टूटते शीशे, धातु के टुकड़े हवा में। बस के परखच्चे उड़ गए। आसपास के वाहन क्षतिग्रस्त हुए। सड़क पर सन्नाटा छा गया। फिर चीखें, भागते लोग, घायल जवान, मदद की कोशिशें। 40 जवान शहीद हुए, कई गंभीर रूप से घायल। ये 1989 के बाद कश्मीर में सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा आत्मघाती हमला था। कुछ ही मिनटों में खबर फैलने लगी, पहले स्थानीय स्तर पर, फिर राष्ट्रीय मीडिया पर, फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। टीवी स्क्रीन पर जलती बस की तस्वीरें थीं, स्टूडियो में गुस्सा था, सड़कों पर आक्रोश, सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़। लेकिन सुरक्षा और खुफिया तंत्र के भीतर एक और चर्चा चल रही थी। इनपुट थे, अलर्ट थे, फिर भी ये कैसे हुआ? जांच एजेंसियों ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। विस्फोटक सामग्री के अवशेष, वाहन के टुकड़े, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल ट्रेल। जल्द ही आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली। हमलावर का वीडियो जारी हुआ। ये स्पष्ट हो गया कि ये एक संगठित साजिश थी जिसे सीमा पार से समर्थन मिला था। अब मामला सिर्फ एक आतंकी हमले का नहीं रहा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीतिक संबंध और क्षेत्रीय स्थिरता का मुद्दा बन चुका था। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया। राजनयिक कदम उठाए गए। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मामला उठाया गया।
देश के भीतर सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा शुरू हुई। काफिले की मूवमेंट पॉलिसी बदली गई। हवाई मार्ग से जवानों की आवाजाही बढ़ाई गई। हाईवे पर सैनिटाइजेशन के नियम सख्त किए गए। लेकिन 14 फरवरी 2019 को दोपहर में जो हुआ वो बदला नहीं जा सकता था। और फिर 26 फरवरी 2019 भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। सीमा पार एक आतंकी प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाया गया। इसके अगले दिन हवाई मुठभेड़ हुई। एक भारतीय पायलट को पकड़ लिया गया। दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिक गईं। 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव चरम पर था। क्या ये सीमित रहेगा या पूर्ण युद्ध में बदल जाएगा? कुछ दिन बाद पायलट की वापसी हुई। तनाव धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन पुलवामा ने जो जख्म दिए वो गहरे थे। अब सवाल फिर वहीं लौटता है, क्या ये रोका जा सकता था? खुफिया तंत्र का काम संभावनाओं के बीच सटीक खतरे की पहचान करना है, लेकिन हर चेतावनी के साथ अनिश्चितता जुड़ी होती है। पुलवामा के मामले में सामान्य अलर्ट मौजूद थे, लेकिन हमले की सटीक योजना को समय रहते पकड़ पाना संभव नहीं हो सका। क्या काफिले को छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता था? क्या सिविलियन ट्रैफिक पूरी तरह रोका जा सकता था? क्या हाईवे की निगरानी और कड़ी हो सकती थी? ये प्रश्न आज भी बहस का हिस्सा हैं। लेकिन आंकड़ों और रणनीति से परे एक मानवीय सच है। 40 घर, 40 परिवार, 40 कहानियां जो अचानक अधूरी रह गईं। किसी गांव में बूढ़े पिता आज भी बेटे की तस्वीर के सामने दिया जलाते हैं। किसी छोटे शहर में एक बच्चा अब भी स्कूल की परेड में अपने पिता की वर्दी पहनता है। किसी मां के मोबाइल में आखिरी कॉल अब भी सेव है। पुलवामा सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक चेतावनी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में छोटी सी चूक भी कितना बड़ा परिणाम ला सकती है। ये याद दिलाती है कि खुफिया इनपुट और जमीन पर फैसलों के बीच की दूरी कभी-कभी सिर्फ कुछ सेकंडों की होती है, लेकिन उसकी कीमत पीढ़ियों तक चुकानी पड़ती है।